नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या समझने से पहले संख्याओं के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में समझते हैं, उसके बाद से वास्तविक संख्या पे आते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या वह संख्या होता है जो गिनते वस्तुओं को हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, वस्तुओं को यानी किसी भी वस्तु को अगर हम गिन रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा। जैसे कि अगर हम मेरे पास अगर हम बोले कि मेरे पास एक कलम है, तो हमने क्या किया? कलम को गिना। ठीक है, मेरे पास 2 कलम है, तो हमने क्या किया? कलम को दो दो कलम को गिना। फिर मेरे पास 3 कलम है, 4 कलम है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? कलम को गिन रहे हैं। अर्थात गिन इसके लिए हमने क्या किया? प्राकृत संख्या का प्रयोग किया। ठीक है, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n से सूचित करते हैं, यानी इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक जाता है, यानी 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो अब अगर पूछ दिया जाए, प्यारे बच्चों, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वह क्या होती है? तो 1 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? और अनंत कहेंगे। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो अनंत होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, n इंटू n+1/2। ठीक है, और इसे जहाँ n क्या होता है, जितना हम निकालना है, जितना हमें प्राकृत संख्याओं को निकालना है वही क्या होता है? n होता है। जैसे कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इस फॉर्मूला पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे अगर हम रखते हैं तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 5। ठीक है, और 5 + 1 यानी n+1 यानी 5 + 1 और बट्टे 2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? तो 5 और 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 और बट्टे 2, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, और 3 बचे 15, यानी हमारा क्या आ गया? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या आ गया? तो 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम और सारे प्रश्नों को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, तो इस पे भी यही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 × 12 + 1 बट्टे 2। ठीक है,
n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और 12 और 13 और बट्टे 2, 2 से काट देंगे जब 2 छके 12 और 13 छक 78, यानी प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, वस्तुओं को तो गिन रहे थे, लेकिन अगर हमें वस्तुओं को गिन रहे थे, जैसे कि मेरे पास 1 कलम है, 2 कलम है, 3 कलम है, 4 कलम है, ऐसे हम वस्तुओं को गिन रहे थे। लेकिन अगर हम मान लें कि मेरे पास पेन ही ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे पास पेन नहीं है, इसके लिए भी हमें किसी मैथमेटिकल फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके पहले हमने क्या कर रहे थे, संख्याओं को गिन रहे थे। जैसे कि मेरे पास 1 कलम है, 2 कलम है, 3 कलम है, 4 कलम है, ऐसे हम संख्याओं को गिन रहे थे, ठीक है। अगर ऐसे हम वस्तुओं को क्या कर रहे थे, गिन रहे थे। लेकिन अगर मेरे पास मान लें कि मेरे पास पेन ही नहीं है, इसके लिए अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जीरो का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्य का प्रयोग करेंगे। तो शून्य के आने से संख्याएं हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। जो हमारी संख्याओं में कमी थी, वो हमारी शून्य के आने से हमारी संख्याएं क्या हो गई, पूरी हो गई। और जब शून्य के आने से संख्याएं पूरी हो गई, तो इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर दें, प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। और इसे हम किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम W से सूचित करते हैं, यानी कैपिटल W से सूचित किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या है, पूरा संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कितना तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक, इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वह क्या होती है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वह क्या होती है, तो 0 होती है, ठीक है। और यदि पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है, इसमें भी क्या होता है, अनंत तक होता है, उसका लिमिट कोई नहीं है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछ दिया है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, यदि पूछ दिया जाए कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, सॉरी n इंटू एन माइनस 1, ठीक है, और बाय 2, ठीक है। n इंटू एन माइनस 1/2 प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग होगा, फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लिखेंगे 4 इंटू n इंटू यानी 4 माइनस 1 और बट्टे 2। तो 4 इंटू 4 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 3 और बट्टे 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी आ गया कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योग क्या हो गया, तो 6 आ गया, ठीक है। अगर हम चाहें तो गिन सकते हैं, जैसे कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 4 को हो गया। अब जोड़ेंगे 0 1, इस सबको जोड़ेंगे तो 6 ना आएगा। तो इसका मतलब है क्या है, फॉर्मूला इसी पे वेस्ट है, ठीक है। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, तो अगर हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या जो होता है, प्रत्येक संख्या होता है, उसका तो ऋणात्मक भी तो होता है। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में यदि हम
यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे जितना भी संख्या होता है उसका ऋणात्मक होता है, तो अगर प्राकृत संख्या है तो सबका ऋणात्मक भी होगा, तो उसे उसमें हम क्या कर देंगे, पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो जीरो से यानी 0 से 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक ये क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। और इसका अगर हम ऋणात्मक ले लेते हैं तो 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, ऐसे ही इसका ऋणात्मक ले लिए तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया पूर्णांक। ठीक है, ये कहलाया पूर्णांक। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। प्राकृत संख्याओं में हमने देखा कि कुछ ऐसी भी संख्याएं थी जो क्या थी, केवल 2 से विभाजित हो रही थी। कुछ ऐसी भी संख्याएं थी जो केवल 2 से विभाजित हो रही थी। तो वैसी संख्या जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह क्या कहलाता है, तो वह सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि प्राकृत संख्या में आएगा, एक तो नहीं कटेगा, 2 कटेगा, यानी 2 क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा 2 से, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, यानी यह इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी इसे हम इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, यानी कि सम संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 इत्यादि। ठीक है, अगला है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, तो एक ऐसी संख्याएं थी, प्राकृत संख्याओं में ऐसी भी संख्याएं थी जो क्या हो रही थी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही थी। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वह संख्या क्या कहलाता है, तो विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि वो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि देखते हैं कि 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, और भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ प्राकृत संख्याओं में कुछ ऐसी भी तो संख्याएं थी, कुछ ऐसी भी संख्याएं थी जो क्या थी, केवल 1 से कट रही थी और स्वयं से कट रही थी। कुछ ऐसी भी संख्याएं थी जो 1 से कट रही थी और स्वयं से कट रही थी। उसे हम क्या नाम दिए, उसे हमने क्या नाम दिया, तो उसे हमने नाम दिया अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। यानी वैसी संख्या जो केवल जो वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी उसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह संख्या। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5, सॉरी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, और भी संख्याएं
हो सकती है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि एक ऐसी संख्या बताएं जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, दो के अलावा और कोई भी संख्या लेंगे वह क्या होगी, अभाज्य होगी और विषम होगी। लेकिन केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, आगे देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह क्या कहलाता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 4 4 6 8 9 10 12 इत्यादि। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, तो 4 होती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, तो 4 होती है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, तो 2 होती है। और यह एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परिमेय संख्या, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हम क्या कर रहे थे, वस्तुओं को गिन रहे थे और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो नहीं थी, उसके लिए हमने शून्य का प्रयोग किया। और कुछ हमें एक ऐसी, मान लीजिए आपको मान ले अगर आपको एक सेब खाने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो आपने कहा कि नहीं मुझे आधा ही सेब खाना है, नहीं मुझे इसकी चौथाई खाना है, मुझे एक सेब नहीं खाना है। ठीक है, मुझे इसकी आधा खाना है, इसके चौथाई खाना है, इसका 5वां भाग खाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, तो परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी किसी संख्याओं का आधा हो, चौथाई हो, तिहाई हो, पांचवा पार्ट हो, तिहाई हो, चौथाई हो, हाफ हो, आधा हो, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, तो परिमेय संख्या की जरूरत पड़ी। जैसे कि वह संख्या, इसका परिभाषा होगा कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और p और q क्या हो, जहाँ पे p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q 0 के बराबर न हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल होगा 1/2। ठीक है, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। 1/3 यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/4, 2/5। ठीक है, क्यों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह क्या है, p/q के रूप में है। ठीक है, p और q दोनों क्या है, 2 और 5 दोनों पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है, यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर मान लेते हैं कि 0 पूछ दिया जाए कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इसके बट्टे में 1 लगा दें,
यानी इसके बट्टे में एक लगा दिए तो ये क्या हो गया, p बट्टे क्यू के रूप में हो गया। दूसरा कंडीशन, p और q पूर्णांक है तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, यानी हर 0 के बराबर ना हो, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे ही हम ले लें -3। -3 क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो यह क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसके बट्टे में 1 कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, p बट्टा q के रूप में हो गया, p और q पूर्णांक भी हो गया और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी -3 क्या है, और -3 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं है, यानी नीचे वाला, यानी 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि √2 क्या है, √2 क्या है, √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अगर आपको सस्पिशन हो रहा है, यानी कि इसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह इसका परिमेय संख्या का 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन p बट्टे क्यू के रूप में होना चाहिए, p बट्टे क्यू के रूप में तो है, ठीक है, पहला कंडीशन को तो इसने क्या कर दिया, फॉलो कर लिया। दूसरा कंडीशन कहता है कि यह क्या होना चाहिए, तो यह p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन में p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो एक तो है पूर्णांक संख्या है, लेकिन √2 पूर्णांक संख्या नहीं, अर्थात यह दूसरा कंडीशन में क्या हो गया, फेल हो गया, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पूछ दिया जाए कि √4 क्या हो, तो √4 का तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2/1, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया, इत्यादि इत्यादि बहुत सी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। अगला है अपरिमेय संख्या, यानी वह संख्या जो परिमेय न हो वह क्या कहलाती है, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि √2, √3, √5, √6, 1.0101, 0001, (.) ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी जो नॉन रिपीटिंग होता है, यानी अशांत दशमलव होता है और अरेकरिंग होता है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, तो यह भी अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, और तब धनात्मक पूर्णांक q और r धनात्मक पूर्णांक, तब धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम 7 में 2 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 तिया 6, ठीक है, और शेष कितना बचेगा, 1। इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको हम कहते हैं भाजक, और इसको हम कहते हैं भागफल, और ये होता है शेष। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और यही तो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी ए बराबर भाज्य को हमने क्या माना है, ए माना है। यानी हमने क्या किया है, ए में बी से भाग दिया है तो भागफल आया है क्यू और शेषफल आया है आर। तो यानी कि ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यानी इसमें शेष जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा ही होगा। यानी r का मान b से हमेशा छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी में भी भाग देंगे, अगर हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं, अगर हम 3 से 7 में भाग देते हैं तो 3 दूना 6, यानी 6 आया और शेषफल 1 आया। तो यानी कि ये कभी भी, यानी शेषफल कभी भी इससे छोटा ही आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि r का मान कभी भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।